हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए लेखक शिवमूर्ति जी की लिखी हुई कहानी केशर कस्तूरी। अपनी कम कहानियों के बूते पर ही 8वें दशक के कहानीकारों की पहली पंक्ति में स्थान प्राप्त कर लेने वाले कहानीकार शिवमूर्ति का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्त्री पात्रों के तो शिवमूर्ति जी कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों की स्त्रियां परिश्रमी हैं और जागरूक भी। ये स्त्री नायिकाएं अपनी सहज हार नहीं मान लेती, बल्कि परिस्थितियों से बाकायदा लुहा लेती हैं। इनका जीवन सराहनीय है। प्रस्तुत कहानी केशर कस्तूरी में शिवमूर्ति जी ने ग्रामीण नारी सशक्तिकरण को स्पष्ट किया है। तो सुनिए कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। पापा, आपके एसी साहब आए हैं, बेबी ने कमरे में घुसते हुए सूचित किया। मैं चौंक गया। पूछा, कहाँ हैं? बाहर सड़क पर जीप में ही बैठे हैं। अरे सुनो जी, जरा शीशा कंघी देना तो, और पैजामा भी। मैंने कलम और रजिस्टर फेंकते हुए आवाज़ लगाई और उलटकर बिस्तर से नीचे उतर आया। अरे मेरी चप्पलें कौन ले गया यहाँ से? सोचा था आज पूरा दिन लगकर कहानी पूरी कर डालूंगा। बहुत दिनों से इसका लिखना टलता आ रहा है। सवेरे ही बच्चों को बुलाकर सचेत कर दिया था, कोई मिलने आए तो कह देना पापा नहीं हैं। लेकिन पापा, आज ही के लिए तो आपने वादा किया था मेरे कपड़े लाने का, केशर ने याद दिलाया था। अब कपड़े दूसरे दिन बेटा। लेकिन कल ही तो मेरी सहेली की शादी है, सिलने तक का समय नहीं है। आप महीने भर से टालते आ रहे हैं। कुछ भी हो, आज मेरा लिखने का मूड बन चुका है। आज तो किसी सूरत में नहीं, नहाने तक के लिए नहीं उठना है। दरअसल मूड की बात है ना, एक बार मूड उखड़ा तो महीने भर की छुट्टी हो जाएगी। कान खोलकर सुन लें सब लोग, आज मैं घर में नहीं हूँ, किसी सूरत में नहीं। और घंटा भर भी नहीं बीता था कि ये आफत, पूरा दिन चौपट हो जाएगा। जल्दी जल्दी पैजामा डालकर बाहर आया। सामने ही सड़क है, लेकिन यहाँ तो कोई जीप दिखती नहीं। सामने से आती केशर ने कहा, पापा आप बाहर क्यों निकल आए? मैंने तो आपके साहब से कह दिया कि पापा कहीं गए हैं। अरे ऐसा क्यों कह दिया, किधर गए? बोले डाक बंगले चल रहा हूँ, लौटें तो भेज देना। अभी अर्दली नहीं आया था। लौट कर बेबी से कहा, दौड़ कर ड्राइवर को बुला लाओ। पत्नी से कहा, 3-4 कप चाय तैयार करके थर्मस में रखो, थोड़ा बिस्कुट वगैरह भी। कपड़े बदलते हुए मैं सोचने लगा, इतने सवेरे सवेरे क्यों आ टपके जनाब, बिना किसी पूर्व सूचना के। लेकिन पापा, केशर ने थर्मस धोते हुए कहा, जब मैंने कह दिया कि पापा घर में नहीं हैं तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप वापस लौटे ही नहीं, चुपचाप बैठकर कहानी पूरी कीजिए, फिर पता नहीं कब मूड बने। तुम नहीं समझोगी बेटी, ये नौकरी है। अगर ऐसे में घर में बैठा भी रहूं तो क्या लिखने में मन लग सकता है? डाक बंगले पर भी कोई जीप नहीं थी। चौकीदार ने बताया यहाँ तो कोई आया ही नहीं। दफ्तर गया, वहाँ भी नहीं थे। फिर घर लौटा। केशर को बुलाकर पूछा, तुमने कैसे जाना कि आने वाले हमारे एसी थे? पापा, केशर सोफे पे बैठते हुए बोली, मैं ही हूँ आपकी एसी साहब। मेरे काम के लिए आप घर में नहीं हैं और अपने साहब का हुक्म बजाने के लिए हम लोग आप पर मुकदमा चलाएंगे। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। ऐसा मजाक? मेरी सगी बेटी होती तो हो सकता है मैं हाथ भी उठा देता। पत्नी पर बरस पड़ा, तुमने भी नहीं बताया? मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरा। मुझे भी तो नहीं पता था, पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब चलिए लिखिए बैठकर। अब क्या लिखूंगा, खाक? केशर हंसते हुए चाय का कप ले आई। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, लेकिन जब उठ गए हैं तो मार्केटिंग ही कराइए। केशर के सामने देर तक गुस्सा टिक भी तो नहीं सकता। रोते हुए को भी हंसा देती है। जब से आई है उसकी चुहल और हंसी से उजाला छाया रहता है। इतने गहरे मजाक की बात सोचना उसी के वश की बात थी। सचमुच कल ही उसकी पक्की सहेली की शादी है और मैं एक दिन पहले ही उसके लिए कपड़े लाने में टाल मटोल कर रहा हूँ। सरासर अन्याय। और क्या ही नायाब तरीका निकाला उसने इस अन्याय को व्यक्त करने का। केशर मेरे साड़ू भाई की बेटी है। पत्नी की बीमारी में देखभाल के लिए पिछले साल आई थी। आने के थोड़े दिन बाद ही वो कॉलोनी की हमजोली लड़कियों से लेकर आंटियों तक में समान रूप से लोकप्रिय हो गई। हर एक के लिए उसके पास कोई ना कोई स्पेशल देहाती नुस्खा था। बालों को लंबा और चमकीला बनाने का नुस्खा, बीमारियाँ ठीक करने का नुस्खा, समलबाई से छुटकारा पाने का नुस्खा।
कॉलोनी का हर घर अब उसका अपना घर है। हर घर का कोई ना कोई काम उसके अभाव में रुका रहता है। जब भी ऑफिस से थोड़ा पहले या दोपहर में लौटता हूँ, ड्राइंग रूम को कॉलोनी की लड़कियों से भरा पाता हूँ। कभी गाना हो रहा है, कभी नाचना। सैकड़ों गीत, लोकगीत याद हैं उसे, जो चाहे जितना चाहे सीखे। हंसोड़ इतनी कि पत्नी कभी कभी उसकी हंसी से आतंकित हो उठती है। उदास होने या बिसूरने की बात पर भी हंसी। कभी कभी तो हंसी के लिए पत्नी की मार खाने के दौरान भी मुंह में दुपट्टा ठूंस हंसती रहती है। हंसी से दुलकती देह, हार कर पत्नी भी डांटना मारना छोड़कर हंसने लगती है। हंसमुख और व्यवहारिक होने के साथ साथ केशर के हिस्से में अपूर्व सुंदरता भी आई है। घर से लेकर पास पड़ोस तक की बच्चियों पर उसकी सुंदरता का जादू छाया हुआ है। लड़कियां उसके बाल, दांत, आँख, होंठ और हंसी की तुलना अलग अलग अभिनेत्रियों से करती रहती हैं। केसर में सेवा भावना भी गजब की है। जब से इस घर में आई है, पत्नी ने आराम ही आराम किया है। आने के साथ बहुत कम समय में ही उसने इस घर का गणित समझ लिया और पत्नी को सारी जिम्मेदारियों और उलझनों से मुक्त कर दिया। अब स्कूल जाने वाले बच्चे अपने ड्रेस और टिफ़िन के लिए केसर के नाम की गुहार लगाते हैं। मेहरी और धोबिन अपना हिसाब केसर से ही लिखवाती हैं। मुझे कब क्या पहनना है, कौन सा कपड़ा धुला है, कौन सा लॉन्ड्री गया है, इसका निर्णय और जानकारी का माध्यम केसर हो गई है। नमक चीनी से लेकर कपड़े लत्ते तक के चुनाव पर उसकी मर्जी चलती है। पूरे घर पर इस समय उसी का राज चल रहा है। 6 महीने की सेवा से पत्नी पूरी तौर पर स्वस्थ हो गई और केसर के वापस जाने की बात आई तो उदास हो गई कि मेरे लिए बहुत दुख छोड़कर जाएगी ये। इसके जाने के बाद कौन संभालेगा इस घर को। लेकिन केसर ने एक बार फिर अपने ढंग से पत्नी को सारे दुखों से उबार लिया। उसने पत्नी से कहा, मुझे सिलाई कढ़ाई के स्कूल में भर्ती करा दीजिए मौसी, साल भर की गुलामी का पट्टा पक्का हो जाएगा। केशर ने पहले से पता कर लिया था कि कॉलोनी के पीछे ही कोई महिला ये ट्रेनिंग स्कूल चलाती है। नया बैच भर्ती हो रहा है। केशर ने भी दाखिला ले लिया। इस बीच पत्नी के हाथ पैर दबाकर, मेहंदी महावर लगाकर वो उनसे कभी डोलची तो कभी सैंडल तो कभी पायल तो कभी बिछिया, कभी साड़ी कभी शॉल प्राप्त करती रही। पत्नी कहती है कि कोई चीज़ मांगने से पहले केशर अपनी बात अपने व्यवहार से पूरी तरह मोह लेती है, माहौल बना लेती है, जादू चला देती है। 1 पैसे की चीज़ मांगने से पहले माहौल ऐसा बनाएगी कि आदमी 10 रुपए की चीज़ भी खुशी खुशी देने को तैयार हो जाए। लड़के के जन्मदिन तथा रक्षाबंधन के त्यौहार पर नेक के तौर पर वो मुझसे भी घड़ी, सिलाई मशीन और एक लोहे का संदूक मैं ताले के देने के लिए वचनबद्ध कर चुकी है। केशर की ट्रेनिंग अब लगभग पूरी हो गई है। 1-1.5 महीने में उसका गौना होने वाला है। तिथि निर्धारित होते ही इसे वापस गांव भेज देना है। ऐसे में गुड्डी की शादी के अवसर पर उसने अपने लिए एक अतिरिक्त साड़ी ब्लाउज का जुगाड़ लगा लिया। गुड्डी पड़ोस में रहने वाले एडीएम की बेटी है। उसकी शादी किसी आईएएस लड़के से हो रही है। शहर की शादियों में अब गाड़ी गाने का रिवाज फैशन से बाहर हो गया, लेकिन केशर ने गुड्डी की मम्मी को राजी कर लिया है। इस शादी में वो मॉडर्न गाड़ी गाएगी। देखते हैं कैसे नहीं पसंद आती है लोगों को। गुड्डी जान छिड़कती है केशर पर। खुद आकर पत्नी से चिरौरी कर गई है कि शादी के दिनों में केशर को उसी के पास रहने दिया जाए। अब बैठे बैठे क्या पिसूर रहे हैं, पत्नी ने आकर कहा। जाइए ला दीजिए ना उसकी साड़ी कपड़े। हाँ हाँ जाता हूँ। मैंने चाय का खाली कप उन्हें पकड़ाया। केशर बेटे चलो, तुम भी तैयार हो जाओ, अपनी पसंद से ले लेना। आहा, तैयार होकर निकली केसर तो आंखें जुड़ा गईं। ये रूप! मेरी अपनी लड़कियां इतनी सुंदर होती तो शादी के लिए कम से कम पापड़ बेलने पड़ते। इस सोच के साथ ही कचोट भी मन में उभरी। केशर के बप्पा ने इसकी शादी दर्जा 8 पास करते ही कर दी, एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के साथ। ये शादी भी वे 3 साल पहले कर रहे थे, जिस साल केशर ने दर्जा 5 पास किया था। लेकिन हम लोगों के मना करने और केशर को आगे पढ़ाने के लिए दबाव डालने के कारण 3 साल के लिए टाल दिए थे। लेकिन दर्जा 8 से आगे पढ़ाने के लिए वे किसी तरह राजी नहीं हुए। इस मामले में उनका तर्क था कि 3 मील दूर के स्कूल में सयानी लड़की को अकेले पढ़ने भेजना निरापद नहीं है। गांव में जातीय विद्वेष दिनों दिन इतना प्रबल हो रहा है कि कभी भी कुछ अघटनीय घट सकता है। शादी के बारे में भी उनका अपना मौलिक तर्क था।
उनके अनुसार बाल विवाह प्रथा में मात्र इतना अंतर आया था कि पहले जहां शादियां 7-8 साल की उम्र में हो जाती थीं, अब 15-16 साल की उम्र में हो रही हैं। जिस लड़के का बाप बहुत टालता है, उसकी शादी भी हाई स्कूल पास करते करते हो जाती है। ऐसे में बेटी को कुंवारी रखने पर बाद में लड़के कहाँ मिलेंगे? और कुंवारी रखने का उद्देश्य भी क्या है? लड़की के भाग्य में होगा तो वही लड़का पढ़ लिख कर कहीं हिल्ले से लग जाएगा, नहीं तो अच्छा घर-वर देख कर रहे हैं। 1.5 एकड़ खेती है, बड़ा भाई कानपुर में कमाता है, मंझला खेती बाड़ी देखता है, सास ससुर जिंदा हैं, गाय है, भैंस हैं, शाम तक 2 रोटी मिलेगी और क्या चाहिए। अपनी औकात देखते हुए केशर के पप्पा का तर्क ठीक ही था। उनकी भी माली हालत ऐसी थी कि साल भर खींच खांच कर रोटी चल जाती थी, मोटा खाना मोटा पहनना। लेकिन इधर मैंने सुना कि लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। इंटर में फेल होने के बाद पिछले दिनों चंडीगढ़ भाग गया, किसी कारखाने में काम कर रहा है। ये सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गया हूँ। पहले जब केशर ने शहर नहीं देखा था, यहाँ के खान पान रहन सहन से अवगत नहीं थी तो दूसरी बात थी, लेकिन एक बार सुख सुविधा की सारी चीज़ें देख भोग लेने के बाद उस देहात में बेरोजगार पति के साथ दिन काटना पड़ेगा। इतनी सुंदर सुघड़ बेटी को तो उसके मन पर क्या बीतेगी। मैंने पत्नी से इसकी चर्चा की, बताया कि खोजने पर शहर में छोटी मोटी नौकरी करने वाले लड़के मिल सकते हैं, उनमें से किसी के साथ केशर का पुनर्विवाह। कोई भी लड़का केशर को पाकर धन्य हो जाएगा। क्या क्या सोचते रहते हैं आप? पत्नी ने एक बार भी घुड़क दिया। उस लड़के में क्या खोट है? यही ना कि कम कमाता है। केवल इतनी बात पर कोई लड़की अपने ब्याहे आदमी को छोड़ देगी? अभी तो वे दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए हैं। केशर सुनेगी तो क्या सोचेगी? हम लोगों की शादी हुई तब तक तो आप स्कूल जाना भी शुरू नहीं किए थे। मेरे गौने के बाद भी बहुत दिनों तक बेकार मारे मारे घूमे थे। उस समय कि आपके घर की माली हालत तो केशर की ससुराल से भी गई गुजरी थी। तब कोई मुझसे दूसरी शादी के लिए कहता तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा तो ज़रूर लगता, मैंने मुस्कुराकर कहा था। हटिए, फालतू खीस निकालते हैं, पत्नी ने बिदक कर कहा। अभी उसकी छोटी बहनों की शादी होनी है, आप उसे यहाँ फिर से ब्याह देंगे तो वहाँ बिरादरी के आगे इसके बप्पा क्या मुंह दिखाएंगे? उस वर्ग को छोड़ने का कौन सा कारण बताएंगे? बेरोजगारी या कम कमाई तो वहाँ कोई कारण नहीं माना जाएगा। बिरादरी में सब नौकरी ही तो नहीं कर रहे हैं। आप जैसे 2-4 लोग भले पढ़ लिख कर ढंग से लग गए हैं, बाकी तो जैसे भी हो वहीं गुजर बसर कर रहे हैं। फिर कोई नौकरी चाकरी वाला लड़का मिल भी जाए तो इसके पप्पा फिर से शादी में होने वाला 10-5 हज़ार का खर्च कहाँ से और क्यों करेंगे? इतना पैसा जुटाएंगे तो वे सयानी होती दूसरी लड़की के हाथ पीले करने की सोचेंगे। आपको भी कई लड़कियों को निपटाना है, जिस दिन शुरू करोगे समझ में आ जाएगा। शायद उसे भय था कि केशर के संभावित पुनर्विवाह में होने वाले खर्च को मैं भावुकता में आकर अपने जिम्मे लेने का निर्णय न ले लूं। इसलिए अपनी लड़कियों की शादी की समस्या याद दिलाकर वो सामने से हटकर किचन में व्यस्त हो गई और मुद्दे से मेरा ध्यान बटाने के लिए बेबी को मेरे पास सवाल पूछने के लिए भेज दिया था। गौने के लिए गांव भेजते समय पत्नी ने केशर को यथासंभव पर्याप्त सामान दिया। कई सामान केशर समय समय पर पहले ही हासिल कर चुकी थी। सिलाई मशीन, घड़ी और ससुराल ले जाने के लिए लोहे का बड़ा बक्सा मैंने खुद खरीद कर दिया था। छोटे मोटे प्रयोग की कई चीज़ें कॉलोनी की उसकी सहेलियों ने दी। विदाई के समय घंटे भर तो उसे अपनी सहेलियों से गले मिलने और रोने में लगा था। जीप चली तो सबके गले रुंधे थे। उसकी सहेलियाँ, मेरी बेटियाँ, पत्नी सब सिसक रहे थे। विदा करके अंदर आया तो घर काटने दौड़ता था। आज मेरा आंगन सूना करके उड़ गई मेरी मैना। उसके खिलंदड़ेपन और खिलखिलाहट की प्रतिध्वनियाँ बहुत दिनों तक मन में गूंजती रही थीं। लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहा कि मैं उसके गौने में नहीं जा सका। पत्नी और बच्चे ही गए। पत्नी ने लौटकर बताया कि विदाई के समय अपने आखर के साथ बहुत दूर तक, बहुत देर तक रोती चली गई थी आपकी लाडली बेटी। जाते समय मेरे घर से ही वो ढेर सारे लिफाफे अंतर्देशीय खरीद कर ले गई थी। अक्सर पत्नी के नाम, लड़कियों के नाम और पड़ोस की सहेलियों के नाम उसके पत्र आते रहते थे, जिससे पता चलता था कि वो अपनी ससुराल में है। अपने बारे में वो कम ही लिखती थी। उसकी रुचि दूसरों का कुशल समाचार जानने में अधिक थी। केशर से भेंट का मौका मिला था 1.5 साल बाद।
मेरे एक सहकर्मी मित्र अपनी लड़की की शादी के लिए एक लड़का देखने मेरे साड़ू भाई के गांव जा रहे थे। मेरी पत्नी ने ही उन्हें इस लड़के के बारे में बताया था। मित्र ने इस आधार पर मुझे भी साथ ले लिया कि परिचय का बारीक सूत्र भी बातचीत को निर्णयात्मक बनाने में सहायक होगा। हम लोग पहुँचे तो दरवाजे पर पहले केसर ही मिली। देखते ही मुदित हो गई। हम लोगों का बैग हाथ से ले लिया, बैठने के लिए चारपाई ले आई। फिर लगी कॉलोनी के एक एक आदमी, यहाँ तक कि गाय भैंस कुत्ते बिल्ली तक का हाल पूछने। मैं आदमियों से संबंधित बहुत सारी जानकारी से ही अनभिज्ञ था। कुत्ते बिल्लियों की तो बात ही क्या, बहुत सारी जानकारी देने में असमर्थ रहा। तब तक उसकी माँ आ गई। लगी डांटने कि पानी दाना देने की याद नहीं है, दुनिया जहान का किस्सा लेकर बैठ गई। केशर पानी लेने चली गई और मैं खोजने लगा कि वो पहले वाली केशर कहाँ है। आवाज़ की खनक तो बरकरार है, लेकिन वो चपलता चंचलता, दैहिक आभा क्षीण है, मुख मलिन। कैशोर्य की अकाल मृत्यु हो रही है। मड़ई के कोने में पत्नी द्वारा दी गई प्लास्टिक की डोलची पड़ी थी। उसका टंगना कई बार धागे से सिला गया था। एक तरफ शैम्पू की खाली शीशी पड़ी थी। केशर नंगे पांव इधर उधर डोल रही थी। शाम को मेरे मित्र केशर के बप्पा को लेकर लड़के के बाप से बात करने चले गए। केशर खाना बनाने लगी। मैं चारपाई पर लेटे लेटे केशर की माँ से हालचाल पूछने लगा। पता चला कि अभी 10 दिन पहले केशर अपनी ससुराल से आई है। उसके घर अलगोजा हो गया है। बंटवारे में आधा एकड़ खेत, एक बैल, 2700 रुपये का कर्ज और बूढ़ी सास मिली है। लगता है केशर के दोनों जेठों के मन में पहले से ही बेईमानी थी। अलगोजा से पहले बड़े जेठ ने अपनी दोनों लड़कियों की शादी कर दी। मंझले ने गया जगन्नाथ जी का दर्शन करके बिरादरी को इफराती बोझ दिया। फिर इन तीनों के खर्च से हुए कर्ज को 3/3 बांट कर अलग कर दिया। बड़े जेठ 20 साल से कानपुर में परमानेंट नौकरी करते हैं। वहीं निजी मकान बना लिया है, लेकिन गांव आए, कर्ज लेकर शादी की और हिस्से में कर्ज बांट गए। अपनी कमाई की एक कौड़ी का हिसाब नहीं दिया। एक एक बैल दोनों छोटे भाइयों को दिया और खुद भैंस लेकर कानपुर चले गए। मंझले भाई के मन में भी पहले से ही मैल था। केशर के आदमी को किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं देते थे। पढ़ाई के समय जानबूझकर खेती के काम में बझाए रहते थे। इधर खेत के बंटवारे में भी बेईमानी कर लिए। माँ बाप तक के बंटवारे में बेईमानी हुई। बाप अभी तगड़ा है, हल कुदाल चला लेता है, उसे मंझले भाई ने अपने हिस्से में ले लिया। और माँ जो दमे की मरीज और जर्जर है, छोटे भाई के हिस्से में पड़ी है। छोटे भाई ने लाख चिरौरी किया कि वो परदेश रहता है, बाप को उसके हिस्से में आने दिया जाए। जोताई बुआई करेगा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सास गाय गोरू चलाने लायक भी नहीं है। 10 कदम चलती है तो पहर भर हाँफती है। बड़ी मजबूरी हो तो किसी तरह रोटी सेंकती है। केसर का आदमी चंडीगढ़ में मकान पुताई का काम कर रहा था। 25-30 रुपये रोज़ मिल जाते थे, लेकिन 2 महीना पहले सीढ़ी से गिर गया, पीठ के बल। रीढ़ की हड्डी में ईंट से चोट लग गई। महीना भर चारपाई पर पड़ा रहा। दवाई में बड़ा पैसा लगा। डॉक्टर ने भारी काम करने से मना कर दिया और इसी बीच भाइयों ने बंटवारा कर लिया। केशर का आदमी पहले बड़े सुधवा स्वभाव का था, इसलिए इधर बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। कर्जे की चिंता है, बात बात पर लड़ने लगता है। एक बट्टी साबुन खरीदना भी उसे फालतू खर्च लगता है। कहता है, साहब सुबह के घर रहने क्यों गई, खर्चा करने की बीमारी साथ लेकर आई हो। फिर मुझसे बोली, केसर के मौसिया, केसर की देह में सोच का परिवेश हो गया है। देह देखिए कितनी गल गई है। मन में आया उन्हें बताऊं कि एक बार मेरे मन में केसर के पुनर्विवाह की बात आई थी, लेकिन उसकी चर्चा करने की कोई तुक नहीं थी। मैं गहरे अवसाद में डूब गया। सवेरे नींद खुली तो अंधेरा हल्का हो रहा था। केशर द्वार पर झाड़ू दे रही थी। दिशा मैदान से निवृत्त हो लौटा तो चूल्हे के लिए लकड़ी ले जा रही थी। मेरे दातून करते करते उसने छोटी बहन को लोटा देकर जल्दी से दूध लाने भेज दिया और चूल्हा सुलगाने लगी। उसकी जल्दबाजी से पता चल गया कि उसे मेरी शीघ्र वापसी की जानकारी है और वो चाय नाश्ता कराने के बाद ही मुझे जाने देगी। कल से केशर से स्थिर होकर बात करने का अवसर ही नहीं मिला। अब वो अंदर आंगन में कुछ कर रही थी। बर्तन खनक रहे थे। मैं अंदर चला गया। वो चाय देने के लिए गिलास धो रही थी। मैंने कहा, क्यों सवेरे सवेरे इतने काम में लगी है मेरी बेटी, मैं चलूँगा अब। इतनी जल्दी क्यों है पापा, चाय बन रही है, पीजिए फिर नाश्ता कीजिए, आज रुकिए कल जाइएगा।
नहीं बेटा, जाना तो ज़रूरी है, अभी निकल गया तो पहली बस मिल जाएगी। केशर आंचल से हाथ पोंछते हुए खड़ी हो गई, हंसते हुए बोली, बिना चाय पिए तो आप दोबारा बाथरूम भी नहीं जा पाएंगे पापा, आपका सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, केवल चाय पिलाओ और जल्दी से। फिर मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ाया, ये रखो मिठाई खाने के लिए। लेकिन स्वभाव के विपरीत उसके हाथ नहीं उठे, आंखें नीची हो गईं। पता नहीं कैसे मैं सोच रहा था कि वो पहले की तरह कहेगी, 100 रुपये में आजकल क्या होता है पापा, साबुन, शैम्पू, तेल, कंघी, सैंडल और पता नहीं क्या क्या, पूरी 101 चीज़ें लेनी हैं। क्या बात है बेटी, और कोई चीज़ चाहिए तो बोलो। उसकी आंखों से भरभरा कर आंसू निकले और टप टप जमीन पर गिरने लगे। सिर झुक गया और दाहिने पैर का अंगूठा आंगन के कच्चे फर्श को कुरेदने लगा। अरे अरे, रोती क्यों है पगली, बोलना क्या तकलीफ़ है, निसंकोच बोल, तेरा पापा इतना कंजूस नहीं है। मैंने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठा दिया। बोलना मेरी पुत्री। केशर ने आंचल से पूरा चेहरा ढक लिया और सिसकते हुए बोली, उनको कोई चपरासी उपरासी की नौकरी दिला दीजिए पापा। और हिचक हिचक कर रोने लगी। मैं सन्न रह गया, एकाएक कुछ बोल नहीं सका। इस बीच वो गिलास लेकर आंखें पोंछती तेजी से चूल्हे के पास चली गई। चाय का गिलास पकड़ाते हुए उसकी आंखें गीली और झुकी हुई थीं। मैंने कहा, तुम उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भेज देना, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और 100 रुपये का नोट जबरन उसकी मुट्ठी में दबा दिया था। विदा करते समय उसने अपनी माँ के पीछे सटकर खड़े खड़े हाथ जोड़कर नमस्ते किया था। उसकी आंखों में आशा की ज्योति टिमटिमा रही थी। 2 दिन के साथ में मेरे मित्र भी केशर के वर्तमान से कमोबेश परिचित हो गए थे। इसलिए उन्होंने एमए करके कंपटीशन की तैयारी करने वाले तथा दहेज में 25,000 रुपये पाने का सपना पालने वाले उस लड़के को विचारार्थ लड़कों की अपनी सूची से निकाल देना ही बेहतर समझा। उनके अनुसार छोटी नौकरी करने वाले लड़के से लड़की ब्याहना डिप्टी कलेक्ट्री का सपना संजोए बेरोजगार लड़के की तुलना में ज़्यादा व्यवहारिक था। 1 महीने बाद केसर का पत्र मिला, साथ में दामाद के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। हाई स्कूल में तृतीय श्रेणी थी, इंटर में 2 विषयों में फेल, लेकिन 4th क्लास में तो लग ही सकता है। मेरे विभाग में भी 5-6 जगह संभावित थीं। मैंने पता लगाया, पता चला कि वे सभी उच्चाधिकारियों के कैंडिडेट्स के लिए अलिखित रूप से रिजर्व हो चुकी हैं। उम्मीदवार किसी अधिकारी के घर 4 साल से बर्तन मल रहे थे तो किसी के घर 6 साल से। मैं ढीला पड़ गया। केशर को लिख दिया कि प्रयास कर रहा हूँ, घबराना नहीं। महीने भर बाद फिर उसका पत्र आया। मेरे ज़िले में सीजनल अमीनों की भर्ती हो रही थी। रिक्तियाँ काफ़ी थीं, कुछ अधिकारी परिचित भी थे, लेकिन अफवाह ये फैली थी कि कुछ दलाल छूटे हुए हैं, ले देकर सेट कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह धोखा है। बहरहाल मैंने लड़के को बुलाकर इंटरव्यू दिला दिया, लेकिन जैसा कि पहले से ही आशंका थी, उसका चुनाव नहीं हो सका। 3-4 दिन रुक कर लड़का लौट गया। मन दुखी हो गया। सीजनल वाटरमैन का एक पद तो मेरे अपने ऑफिस में भी था, जिसकी नियुक्ति मुझे ही करनी थी, लेकिन इतने नज़दीकी रिश्तेदार को अपने ही कार्यालय में वाटरमैन लगाना किसी दृश्य से उचित नहीं लग रहा था। 5-6 महीने के बाद एक दिन फिर केशर का पत्र आया। उसने पत्नी से गुड्डी का पता मांगा था। उसे पता था कि गुड्डी की शादी आईएएस लड़के से हुई है, जिसके हाथ में सैकड़ों नौकरियां रहती हैं। शायद गुड्डी से वो अपने पति के लिए कोई नौकरी दिलाने की विनती करना चाहती थी, लेकिन गुड्डी के पापा का ट्रांसफ़र उसी साल देहरादून के लिए हो गया था। अब पता नहीं कहाँ हैं, वही बता सकते थे उनके बेटी दामाद इस समय कहाँ पोस्टेड हैं। केशर के इस पत्र का उत्तर उसे नहीं दिया जा सका, लेकिन मेरे हृदय पटल पर एक बार फिर उसका आंचल से मुंह ढककर फपकना कौंध गया। सचमुच केसर के लिए कुछ ना कुछ करना है। मैं कई दिनों तक बेचैन रहा, फिर 1-2 जगह बात चलाई, लेकिन निष्फल, और समय के साथ वो संवेदना फिर कुंद पड़ती चली गई। पहली बार केशर मेरे घर आई तब सिर्फ 10-11 साल की थी। इसी साल उसने दर्जा 5 पास किया था और इतनी कम उम्र में गांव पर पूरे घर का खाना बना लेती थी। पत्नी को डिलीवरी होने वाली थी और उनकी सहायता के लिए किसी स्त्री का होना आवश्यक था। केसर की गर्मी की छुट्टियां थीं। किसी और के उपलब्ध न होने के कारण पत्नी ने केसर को बुला लिया था। वो पहली बार गांव से बाहर निकली थी। शहर की चीज़ें आंखें फाड़ कर देखती,
चलते हुए टेबल फैन के सामने खड़ी हो मुंह खोलकर हवा को पेट में भरने और जीभ को ठंडा करने का प्रयास करते हुए आनंदित होती थी। बिजली से पानी गर्म हो जाना, बिना धुआं धक्कड़ के गैस के चूल्हे पर खाना पक जाना, सीटी मारने, भाप उगलने वाला कुकर, बिना मेहनत के टोटी घुमाते ही बाल्टी भर देने वाला नल, सब उसे अजगुत अजगुत लगते। और 4-5 दिन में ही उसने घर के बच्चों को एक करिश्मा करके दिखाया। तेज़ी से चलते टेबल फैन के ब्लेड के जॉइंट पर वो उंगली दबाती और चलता हुआ पंखा रुक जाता। बच्चों को बताती कि मंत्र के जोर से उसने पंखे की बिजली को बांध दिया है। बच्चे हैरत से देखते। पहली बार उसे सैंडल और मोजे मिले थे तो उन्हें पहनकर पैर पटकते हुए सारे दिन कॉलोनी में घूमती फिरी। स्कूल खुले तो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते बच्चों को देखती रह जाती। गांव के अभाव, नियंत्रण और आर्थिक संयम में पला बचपन यहाँ की स्वतंत्रता और सहज उपलब्धि देखकर आनंदित था। जल्दी ही जादू मंत्र, गंवई विश्वास और मान्यताओं का हवा खड़ा करके बच्चों के दिल दिमाग पर उसने कब्जा कर लिया। मेरी बेटियों के कान छिदे थे लेकिन नाक नहीं छिदवाई गई थी। एक दिन सबने जिद किया कि वे नाक भी छिदवाएंगे। बाद में पता चला केशर ने सबको यह कहकर डरा दिया था कि जिस लड़की का नाक कान दोनों नहीं छिदा होगा वो अगर मर गई तो उसके नाक कान यमराज के दूत खंभे में बांधकर लोहे की लाल छड़ से छेदेंगे। अपनी बुद्धि कौशल से वो हमजोलियों की तमाम चीज़ें शर्त में जीत रही थी। हर बात पर शर्त। घंटी बजाने वाला आगंतुक ड्राइवर है या अर्दली, आज शाम को बिजली गुल होगी कि नहीं, इन बातों पर वो उन्हीं चीज़ों की शर्त लगाती जो उसके पास नहीं होती थी, और शर्त भी एक तरफा। जैसे यदि बिजली गुल हुई तो हारने वाली की पेन ले लेगी, लेकिन नहीं गुल हुई तो वो नहीं लेगी। बस ये नहीं कि अपना पेन दे देगी, क्योंकि उसके पास पेन है ही नहीं, और जो चीज़ें उसके पास आ जाती उन्हें वो शर्त से बाहर करती जाती। इस तरह मात्र 1.5 महीने की अल्प अवधि में उसने जाने कितनी गुड़िया, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी, कलर बॉक्स, हेयर पिन, क्लिप वगैरह बटोर लिए थे। और एक बार जो चीज़ उसकी हो गई उसके खोने या दूसरे हाथ में पड़ने का तो सवाल ही नहीं था। पत्नी कहती, पूरी गिरथिन अर्थात गृहस्थिन होगी ये लड़की, चुन चुन कर अपना घर भरेगी, जहाँ से जो पाएगी हड़पेगी। हड़पेगी क्या खाक, मैं उसे चिढ़ाता, इसकी शादी में टूटी चारपाई और बूढ़ी गाय दी जाएगी दहेज में। मैं आपकी जीप ले जाऊंगी मौसा जी, वो कहती। सबसे ज़्यादा सम्मान वो जीप के ड्राइवर को देती थी। सवेरे उसके आते ही चाय ले जाकर उसे देती, फिर पूछती, चाचा आज हमें जीप में घुमाइबा? हाँ बिटिया, काहे नहीं घुमाएंगे, तुम जब जब चाय पिलाओगी हम तुम्हें घुमाएंगे। केशर नाम का चुनाव भी उसने खुद किया। पहले उसका नाम था केश कुमारी। पुकारने के लिए संक्षिप्त नाम केशा प्रयोग में आता था। एक दिन किसी आगंतुक ने उससे नाम पूछा और केशा के बजाय केशर सुन लिया। तारीफ कर दी, वाह कितना सुंदर नाम है, केशर कस्तूरी, रूप और गंध दोनों एक साथ। किसने रखा इतना अर्थवान नाम इस बाल सुंदरी का? आगंतुक ने उसका मुखड़ा दोनों हथेलियों में थाम कर पूछा। तत्काल केशा ने केशर को पकड़ लिया। खड़ी बोली तो 15-20 दिन में ही बोलने लगी थी। कॉलोनी में रहते हुए अल्प समय में ही वो अधिकारियों के छोटे बड़े ओहदे, उनके अधिकारों और सुविधाओं से अपनी बाल बुद्धि के अनुरूप अवगत हो गई। एक बार एक ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर लड़की घर पर मिलने आई। केशर को पता चला तो वो अविश्वास के साथ बड़ी देर तक पर्दे की आड़ से उसे ताकती रही। फिर जैसे अपना संदेह मिटाने के लिए पास जाकर नमस्ते किया और पूछा, आप डिप्टी साहब हैं? जी हाँ, और आप कौन साहब हैं? हम केशर हैं, और शर्मा कर वो भाग गई थी। उसी दिन शाम को उसने मुझसे कहा था, मौसा जी हमारे बप्पा से कहिए हमें और आगे पढ़ा दें। क्यों, क्या बप्पा ने पढ़ाई बंद करवा दिया है? हाँ, कहते हैं अब ब्याह होगा। नहीं नहीं, तुम पढ़ने जरूर जाओगी, हम तुम्हारे बप्पा से कह देंगे। केशर की इस प्रबल इच्छा शक्ति और मेरी मध्यस्थता का ही परिणाम था कि उसका विवाह टल गया और शिक्षा काल 3 वर्ष के लिए बढ़ गया। मेरे घर से लौटते हुए शर्तों में जीती हुई अपनी तमाम चीज़ों के साथ केशर अपने साथ दर्जा 6 की किताबें, कॉपियाँ तथा पीठ पर लटकाने वाला किरमिच का एक नीला बैग भी ले गई थी। और आज फिर केशर से मुलाकात होगी 2 साल बाद। मित्र के आग्रह पर मुझे फिर केशर के मायके जाना पड़ रहा है। वो लड़का जिसे वे 2 साल पहले देखकर मन ही मन खारिज कर चुके थे, इस साल अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए चुन लिया गया था।
मित्र को पता चला तो आतुर हो गए। बिना एक दिन की भी देर किए वे मुझे साथ लेकर चल दिए। इस बार ये रिश्ता वे किसी भी कीमत पर पक्का कर देना चाहते थे। केशर की माँ से पता चला कि केशर अपनी ससुराल में है। उसका पति पास के एक भट्टे पर इसी दशहरे से मुंशीगिरी करता है। केशर को लड़की पैदा हुई थी जो 2 महीने की होकर पिछले हफ्ते गुजर गई थी। उसके पप्पा अगले दिन उसकी विदाई कराने जा रहे थे। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने का आग्रह किया। केशर को देखने की इच्छा थी, लेकिन उसके सामने पड़ने में थोड़ी झिझक लग रही थी। कुछ अपराध बोध आड़े आ रहा था। लेकिन शाम को पता चला कि दहेज की रकम घटवाने के लिए मित्र को लड़के के बाप के दरवाजे पर अभी एक दिन और जमना पड़ेगा, तो मैं भी केशर की ससुराल जाने को तैयार हो गया। हम दोनों 2 साइकिलों पर चले। पता नहीं क्यों मन बार बार पीछे लौट रहा था। नहर डहर और घुमाव वाले ऊंचे नीचे रास्ते पर आगे पीछे चलते हुए मैंने अपने आप को गुनगुनाते हुए पाया। बहुत पहले किसी नारी कंठ से सुने गए गीत की एक ही पंक्ति बार बार, भैया आए बहनी बुलावन सुनु सखिया। अर्थात, सुनती है सखी, बहन की विदाई कराने भैया आ गए हैं। इस पंक्ति में ऐसा कुछ नहीं लगता जो उदास करे, लेकिन जाने क्यों जब जब मैंने इसे गुनगुनाया है मेरी आंखें भर आई हैं। राह बार बार धुंधला रही है। हम लोग पहुँचे तो घंटा भर दिन शेष था। पुराने खपरेल घर का पिछला हिस्सा केशर को बंटवारे में मिला था, इसलिए पिछवाड़े पश्चिम तरफ मुहार अर्थात द्वार फोड़ा गया था। सबसे आगे एक मटमैला हड्डहा बैल जाड़े से रोए फुलाए खड़ा था। उसके बाद पुआल का ऊंचा ढेर, ढेर की आड़ लेकर धूप सेकती बैठी थी केशर की बूढ़ी अशक्त और लगभग अंधी सास। बगल में एक चारपाई खड़ी थी। जमीन पर बिछे पुआल के एक सिरे पर 1.5-2 हाथ लंबी तेल और मैल से चीकट एक काली कथरी सूख रही थी। कथरी से बूढ़ी तक 2.5-3 गज लंबे क्षेत्र में मक्खियाँ भिनक रही थीं। साए साए करके हाफती बूढ़ी रह रहकर खांसती और बलगम का एक लौंदा बगल में लुढ़का देती। हर लौंदे पर मक्खियों का काला गोला जमा था। आसपास रेह फुलाई थी जिसमें मिले धान के दानों को एक एक गिलहरी ढूंढ ढूंढ कर फोड़ रही थी और रह रहकर चटचटा देती थी। हम लोगों को देख वो नीम के पेड़ पर चढ़ गई। हम लोगों ने साइकिल खड़ी करके बूढ़ी को अभिवादन किया और पास खड़ी चारपाई बिछाकर बैठ गए। मक्खियाँ एक बार जोर से भिनभिनाईं, फिर अपनी अपनी जगह पर जम गईं। सामने उसारे में कुछ अर्धनग्न बच्चे भागने कूदने वाले कोई खेल खेलते हुए ठंड से लड़ रहे थे। मात्र गंदी बनियान पहने एक सबसे छोटा बच्चा आंसू नाक और लार चुआता बैठा हुचक हुचक रो रहा था। बूढ़ी हम लोगों को पहचान न सकी तो पूछा, कहाँ घर पड़े? केशर के बप्पा ने बताया तो बूढ़ी संकोच में पड़ गई। घुटने तक मुड़ी धोती को खींचकर पैर ढांपने लगी। घर परिवार का हालचाल पूछा, फिर नातिन को याद करके रोने लगी। खेलते बच्चों ने आकर घेर लिया। मैंने देखा बूढ़ी वही स्वेटर पहने थी जिसे 4 साल पहले पत्नी ने केशर को दिया था। तब तक केशर पड़ोस से कलछुल में आग लेकर लौटी। हम लोगों को पहचाना तो घूंघट उठा दिया। आग उसारे के चूल्हे में रखकर मेरे पैरों से लिपट गई। फिर तो जो कारण करके और हिचक हिचक कर रोना शुरू किया उसने कि उसकी पीठ से कलेजा दहलने लगा। अरे या मोरे पापा, हमरी सुधिया भुलाया मोरे पापा। झरझर झरते आंसू से मोजा भीगने लगा। विलाप की कातरता ने अड़ोस पड़ोस की औरतों को खींच लिया। भीड़ बढ़ने लगी। लगा जैसे विलाप करती केशर ताना मार रही थी कि मेरे बप्पा तो गरीब थे, असमर्थ थे, लेकिन आपको तो ऊपर वाले ने समर्थ बना दिया था। आप तो मेरे लिए कुछ कर सकते थे। जितने दिन मौका मिला आपकी सगी लड़की से बढ़कर मैंने आपकी सेवा की थी। देना नहीं था तो मांग मांग किस मुंह से कहा था? एक बार मुंह खोलकर मांग लिया तो केशर के घर का रास्ता ही भूल गए। मेरी आंखें धारोधार बहने लगीं। सचमुच इस बेटी के लिए लगकर कुछ किया जा सकता था जो नहीं किया गया, बल्कि अपने साथ रखकर आराम और साधन संपन्नता की दुनिया से परिचय कराकर इसके दुख को और दूना कर दिया मैंने। ये वो केसर नहीं थी जो पहले थी, ये तो उसका कंकाल मात्र थी। इस कनकनाती ठंड में मात्र नायलॉन की घिसी मटमैली साड़ी और सूती ब्लाउज में कांपती हुई। मैं बेचैन हो गया। किन शब्दों में धीरज बंधाकर चुप कराऊं? मेरी पुत्री रे, केसर बेटी रे, चुप हो जा रे। मेरे बाद उसने बाप के पैर पकड़ लिए।
इकट्ठा औरतों ने मुझसे मेरा परिचय पूछा, फिर बतलाया कि बहू अक्सर आपको याद करती है। आपने उसे सिलाई मशीन दी है, आप ही के पास रहकर सिलाई भी सीखी है ना? संयत होकर केसर ने परिवार के अड़ोस पड़ोस के एक एक सदस्य की कुशल क्षेम पूछी। फिर एक मौनी में लाई गुड़ और लोटे में पानी लाई। लड़कों के झुंड को उसने एक मध्यम झिड़की से भगा दिया। हम लोग लाई चबाने लगे। दो छोटी छोटी लड़कियों ने फिर आकर घेरा और मौनी में रखे गुड़ को एकटक घूरने लगी। केसर के पप्पा ने उन्हें थोड़ा थोड़ा सा लाई गुड़ देते हुए बताया, केसर की जेठानी की लड़कियां हैं। लैया गुड़ को एक ही झोंक में मुंह के हवाले करके दोनों ने फिर मौनी में नज़र टिका दी और खटिया की पाटी पकड़कर कूदने झूमने लगीं। बूढ़ी के पास पुआल पर बैठी केसर ने बुलाया, ए गुड़िया इधर आओ। फिर उठकर दोनों को बाहों के घेरे में पीछे ले गई और समझाने लगी, वहाँ नहीं खड़े होते बिटिया, जानती हो कौन है? हाँ, माई कहत रही नाना हैं, बड़ी ने कहा। नाही बिटिया, ऊ साहेब हैं। आओ, हम तुम्हें घर से दूसरी मौनी में लाई गुड़ देते हैं। और दोनों को लेकर अंदर चली गई। अंधेरा होने लगा था। केशर ने उसारे में अलाव जला दिया। बूढ़ी के साथ हम दोनों अलाव तापने लगे। वो बैल को चारा देने और चूल्हे पानी में लग गई। हम लोग बूढ़ी से हाल चाल लेने लगे। बूढ़ी ने हाँफ हाँफ कर जो कुछ बताया उसका सार ये था, उनकी पतोह बड़ी मर्दाना औरत है। बेटा तो जब से भट्टे पर रहने लगा है, हफ्ते हफ्ते पर एक दिन के लिए घर आता है। खेती बाड़ी का भारी मेहनत वाला काम भी नहीं कर पाता। पतोह अकेले दम पर घर गृहस्थी का सारा काज संभालती है। इसी जंजाल के चलते छीमी जैसी बेटियां निमोनिया से मर गई। इसी की सेवा से जिंदा हूँ भैया, नहीं तो इस जाड़े में उठ जाती। दिन भर घर के भरम जाल से जूझने के बाद आधी आधी रात तक सिलाई में आँख फोड़ती है। गांव देश में इतना काम ही कहाँ मिलता है। जो 4-6 रुपए का काम कभी मिला भी तो उसमें आधा उधार। किसी तरह नून तेल भर का निकालती है तो देखकर जेठ जिठानी की आंखें फूटती हैं। जेठ अक्सर लड़ता है, झूठ मूठ कलंक लगाता है कि सिलाई तो बहाना है। दुनिया भर के लुच्चे शोहदे, छोटे बड़ों के लौंडे लपाड़े अंधेरा होते ही द्वार पर मंडराने लगते हैं। इसका आदमी तो भट्टे पर जाकर आँख की ओट हो जाता है। मैं खानदान की पगड़ी उछलते नहीं देख सकता। किस किससे रार मोल लेता फिरूं। बहुत बहुत सिलाई कढ़ाई वाली देखा है। ई धंधा करना है तो बाजार में जाकर दुकान खोले। जेठानी अलग राह चलते कुफार बोलती है। चंदा जैसी लड़की इन लोगों की नज़र में बबूल का काट हो गई है। इसका आदमी पहले एकदम गऊ था, लेकिन कुफार सुनते अब वो भी कभी कभार सनक जाता है। किसी किसी दिन आधी रात में आकर दरवाज़ा खुलवाता है। हम लोग चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद केसर के पप्पा ने कहा, हम लोग केसर की विदाई कराने आए हैं बूढ़ी। जगह बदल जाएगी तो बिटिया के मन में बैठी बेटी की मौत की गांठें कुछ फटेगी। बूढ़ी चुप हो गई। कुछ देर चुप ही रही, फिर बोली, अपनी बिटिया से ही कही है, वही मलकिन है घर की। थोड़ी देर बाद केसर ने खाना लगा दिया। खाने में उसने आज मटर की पूड़ियाँ बनाई थीं, तो इसे अभी तक याद है मेरी पसंद। केसर के पप्पा ने खाते खाते बात चलाई, हम लोग तुम्हारी विदाई के लिए आए हैं बेटी। नातिन की मौत सुनने के बाद तुम्हारी माँ अक्सर रोती रहती है। केसर तुरंत कुछ नहीं बोली, चुपचाप पूड़ियाँ सेकती रही। थोड़ी देर बाद उसके बप्पा ने फिर अपनी बात दोहराई, मेरा चलना अब कैसे हो पाएगा बप्पा? बूढ़ा बैल, बूढ़ी सास, इन्हें दाना पानी कौन देगा? क्यों, तुम्हारी कोई ननद नहीं आ जाएगी कुछ दिनों के लिए? 3 हैं, कहो तो हम 1 आध हफ्ते बाद फिर आएँ। वहाँ चलोगी, डीह पानी बदलेगा तो मन कुछ उछाहिल होगा, दुख का जाला कुछ कट जाएगा। दुख तो काटने से ही कटेगा बप्पा। केसर चूल्हे की आग तेज करते हुए बोली, भागने से तो और पिछुआएगा। उसके चेहरे पर आग की लाल टपट पड़ रही थी। वो समाधिस्थ सी लग रही थी। ये केसर थी, एक निश्चित निर्द्वंद खिलखिलाती बेटी की भूमिका से कितनी जल्दी दुख भोगती पुरखिन की भूमिका में उतरना पड़ा था। मैं विषादग्रस्त हो गया। आखिर बोल ही पड़ा, तुम्हारे लिए मैं भी कुछ नहीं कर सका बेटी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। अरे नहीं पापा, केशर ने ताजी सिक्की पूड़ी मेरी थाली में डालते हुए कहा, मेरी सोच में अपनी देह न गलाइएगा। जितने दिन आपकी बारी फुलवारी में खेलना खाना बदा था, खेले खाए। अब मेरा हिस्सा मुझे अलगिया मिल गया है, तो जैसा भी है उसे भोगना होगा, खेना होगा। माँ बाप जन्म के साथ ही होते हैं पापा, कर्म रेख तो सभी की न्यारी है।
जब जनक जैसे बाप, जो राजा भी थे और ब्रह्म ज्ञानी भी, जिनकी इतनी औकात थी कि 100 बेटी दामाद को घर जमाई रखकर उम्र भर खिला सकते थे, 3 लोक के मालिक से बेटी ब्याह कर भी उम्र भर उसे सुखी देखने को तरस गए, तो हम गरीब लोगों की क्या औकात। ये केसर नहीं, केसर के रूप में मूर्त हिंदुस्तानी नारी का हजारों हजार पीढ़ियों से विरासत में मिला अनुभव और यथार्थ को उसके ठोस व्यवहारिक रूप में पकड़ लेने की उसकी अंतश चेतना बोल रही थी। इस हकीकी दर्शन को सहसा किसी किताबी तर्क से काटने का दुस्साहस संभव नहीं था। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। अंततः उसके बप्पा ने अपनी आशंका से उसे सावधान कर देना चाहा। सुना है तुम्हारे जेठ जिठानी उल्टे सीधे कलंक लगाते हैं। तुम तो खुद ही समझदार हो बिटिया, जाने अनजाने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि। पूड़ी बेलते केशर के हाथ पल भर को रुक गए। उसने सीधे सीधे बप्पा की आंखों में ताका। ये क्या कहते हैं बप्पा? फिर बिल्कुल ही कोई कुछ नहीं बोला। यात्रा की थकान थी, नींद जल्दी आ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी उचट भी गई। कोई रोता है कि गाता है? चारों ओर सघन अंधकार, भयावह सन्नाटा और बीच में उभरता ये दर्द भरा पतला नारी स्वर। मैं दबे पांव मढ़े से ओसारे में आ गया। आवाज़ केसर की थी, अंदर की कोठरी से आ रही थी। बलिया प्रवास के दौरान सुना करुण कवि धीरज का गीत, सीता का दर्द। सीता जी को गर्भावस्था में पुनः वनवास हो गया है। लक्ष्मण उन्हें धोखे से जंगल में छोड़ आए हैं। राजा जनक को खबर मिलती है तो अधीर हो जाते हैं। तुरंत रथ लेकर मंत्री जी को भेजते हैं, जाकर जनकपुर लेवा लाइए। कहना तुम्हारे माँ बाप का रोते रोते बुरा हाल है। लेकिन सीता जी मंत्री जी को समझा बुझाकर वापस भेज देती हैं। मत रोवे माई, मत रोवे बपई, मत रोवे भैया हजारी जी। अपने करमवा में जननी लिखाई लाए, का करिए बप्पा महतारी जी। अब मंत्री जी कैसे समझाएं कि बात केवल बेटी के दुख दर्द की नहीं है, इससे बाप की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। दुख अभाव के चलते या कैसे भी अगर बेटी का पैर कहीं ऊंच नीच पड़ गया, कोई ऐसी वैसी बात हो गई जिससे बाप की मूंछ नीची होती हो तो? क्या कहते हैं मंत्री जी? इसके माने बप्पा हमें अभी तक समझ ही नहीं सके? बप्पा से जाकर कहिएगा, मुछिया त्योहार बप्पा हेठ न हुई है, पगड़ी कहू ना उतारी जी। टूटे ही मड़ैया माँ जिंदगी बितौबे, नहीं जाबे आन की दुआरी जी। भीतर जलती लालटेन के प्रकाश की पतली रेखा किवाड़ों की फांक से बाहर आ रही है। मैं अंदर झांकने का प्रयास करता हूँ। एक हाथ में कैंची पकड़े सिलाई मशीन को आगे रखे बैठी है केसर। चेहरा सामने है, आंखें आंसुओं से भीगी, पलकें बंद। मशीन में एक अध सिला कपड़ा लगा है। मैं दबे पांव वापस लौटता हूँ। निविड़ अंधकार में मेरी आंखें देख रही हैं सिलाई मशीन के सामने बैठी गाते गाते रोती केसर। शर्त जीत कर छोटी छोटी चीज़ें बटोरती केसर। छात्राकार घाघरा फैलाकर नाचती केसर। खिलखिलाती केसर और बाप के कंधे को थपथपा कर आश्वस्त करती केसर कि नहीं जाबे आन दुआरी हो बपई, नहीं जाबे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार शिवमूर्ति जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी केसर कस्तूरी। एक ग्रामीण स्त्री के सशक्तिकरण की कहानी जो ये मानती है कि माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म रेख तो सभी की न्यारी है, सभी को भोगनी है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हाइप करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं ऐसी किसी अप्रतिम कहानी के साथ। नमस्कार।